ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अपन वेक्टर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मैं लाइन से क्वेश्चंस करते आ रहा हूं, आप लोग इसको समझिएगा। हालांकि इतने सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली 2-3 वीडियो में आएंगे, और आप जितने भी मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन उसके बाद सेल्फ ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में भी जो करवाऊंगा वो भी ट्राई कीजिए। जो भी लास्ट वीडियो होगा उसमें मैं सॉल्यूशन भी डालूंगा, तो जितने क्वेश्चंस बचे रह जाएंगे वो आप ट्राई कीजिएगा या आपने किए हैं, और यदि नहीं बन रहे तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल। Position of a particle in a rectangular coordinates system is 3, 2, 5. Then its position vector will be, ये तो एकदम सिंपल है। पोजीशन वेक्टर हम लोग बताते हैं, वेक्टर a बार इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk। यहाँ कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है वो ax, ay, az गिवन है। इस बेसिस पर इसका आंसर होना चाहिए 3i प्लस 2j प्लस 5k, मतलब बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, if a particle moves from point P to point Q, its displacement vector। तो स्वाभाविक है पहले आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना चाहिए। वैसे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो बच्चों, यदि आप चाहो तो। हमको मालूम है ax माइनस bx i प्लस ay माइनस by j प्लस az माइनस bz k आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसलिए करना चाहिए। वैसे एक्चुअल में क्या है, ये पॉइंट P है, ये Q है, इसमें आपको फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर, इनके पहले पोजीशन वेक्टर फाइंड करने होंगे। एक्चुअल मेथड के हिसाब से r1 बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k, एंड सेकंड वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर, तो 3i प्लस 4j प्लस 5k। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर pq होगा, pq डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो r2 माइनस r1, तो 3 माइनस 2i प्लस 4 माइनस 3j प्लस 5 माइनस 5k। तो आपका आंसर होना चाहिए था i प्लस j प्लस 0k। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होना चाहिए था, मतलब सी ऑप्शन। वैसे ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लिया करो, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेक्टर्स a bar makes equal angles with x, y and z axis. Values of its component in terms of magnitude of a bar will be। मतलब हमको अल्फा बीटा गामा इक्वल गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और फिर हमको जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करना है। तो आप लोग को याद होगा कि x इज इक्वल टू था a cos अल्फा, तो इस कंडीशन में x अपॉन a, क्वेश्चन नंबर 3 इज इक्वल टू cos अल्फा, ये आ जाएगा। ऐसे cos बीटा क्या होता है, तो अल्फा बीटा गामा, तो ये इक्वल है। अब ये cos अल्फा इज इक्वल टू ये आ गया,
अब हमको मान लो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, लेकिन अल्फा बीटा गामा ये इक्वल है, तो बीटा की जगह अल्फा और गामा की जगह अल्फा लग जाएंगे, तो जाएगा थ्राइस ऑफ cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 मींस cos अल्फा इज इक्वल टू 1/3 और ये रूट हो जाएगा स्क्वायर हटाओगे तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपको इसका मतलब अल्फा की वैल्यू या फिर अब कुछ जरूरत ही नहीं बची है, अब तो आपको सीधे सीधे हो गया कि एक cos अल्फा की वैल्यू आ गई है, जब cos अल्फा आ गया तो ax इज इक्वल टू a cos अल्फा, मतलब a into cos अल्फा मींस 1/√3, ये y क्या होना चाहिए a cos बीटा, लेकिन वो भी 1/√3 होगा, और ऐसे az इज इक्वल टू a cos गामा, अब cos गामा भी 1/√3 होगा। तो इस तरीके से तीनों जो कंपोनेंट्स हैं x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस, इनके डायरेक्शन में कंपोनेंट्स इक्वल होंगे और तीनों कितने होंगे a/√3 a/√3 a/√3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है इफ a bar is equal to 2i plus 4j minus 5k, the direction of cosines of the vector a bar are। हमको एक वेक्टर गिवन है और डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, मतलब cos अल्फा की वैल्यू, cos बीटा की वैल्यू और cos गामा की वैल्यू। तो हमको पता है वेक्टर गिवन है a बार इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 5k और डायरेक्शन कोसाइंस है। तो बच्चों ये जो लिखा है फॉर्मूला आप लोग को बताया था मैंने, वेक्टर a के लिए रिजॉल्व करोगे x एक्सिस के डायरेक्शन में तो उसका कंपोनेंट हो जाएगा a cos अल्फा, उसी को आप ax बोलते हैं, तो ax इज इक्वल टू a cos अल्फा, मतलब cos अल्फा इज इक्वल टू ax अपॉन a। तो पहले मुझे ऐसा लगता है मॉड a निकाल लो, हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, मॉड ऐसे फाइंड करते हैं, तो ये जाएगा a इज इक्वल टू √4 प्लस 16 प्लस 25, 16 प्लस 4 20, a इज इक्वल टू √45, ये a की वैल्यू। अब बहुत सिंपल, cos अल्फा इज इक्वल टू ax अपॉन a, ax 2 है और a √45, cos बीटा इज इक्वल टू ay अपॉन a, ay की वैल्यू 4, तो 4 अपॉन √45 और cos गामा az अपॉन a, इसकी वैल्यू होनी चाहिए -5 अपॉन √45। तो इस बेसिस पर आपका आंसर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो होना चाहिए ए। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर ए है, और ये आपके टोटल अभी 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिवन वेक्टर a bar is equal to 2i plus 3j, the angle between a bar and y axis, y axis के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लो भाई। हमको क्वेश्चन नंबर 5 और कोई वेक्टर गिवन है, सपोज a bar और y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है j, इनके बीच का एंगल सपोज थीटा, तो यदि ये एंगल हम निकाल लेंगे तो यही एंगल होगा बिटवीन गिवन वेक्टर एंड y एक्सिस।
तो बच्चों हम लोग जानते हैं A डॉट J इज इक्वल टू मॉड A सॉरी ये वेक्टर है मॉड J इंटू ऑफ कॉस थीटा A डॉट B ए भी कॉस थीटा होता है ना, वो हो जाएगा। अब मॉड A, तो जैसे क्वेश्चन में वेक्टर गिवन है 2i प्लस 3j, ये मॉड होना चाहिए 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मॉड j 1 और cos थीटा ये हमको फाइंड करना है। यहाँ पर a डॉट g की वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या था 2i प्लस 3j डॉट j 2i प्लस 3j वेक्टर a की वैल्यू डॉट j। अब हमको मालूम है ये सेकंड वेक्टर में i का कोएफिशिएंट 0 है। एक्चुअल में इसको हम लोग यदि चाहें तो j को लिख सकते थे 0i प्लस 1j। अब 0 इंटू 2 करोगे तो 0 जाएगा, 0 ये जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू, ऐसा इसलिए क्योंकि सेकंड वेक्टर में i है नहीं, i का कोएफिशिएंट 0 कहलाएगा। और हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर्स को तो क्या करते हैं ax bx प्लस ay by, राइट हैंड साइड पे हो जाएगा रूट ओवर 4 प्लस 9 मींस रूट 13 इंटू ऑफ cos थीटा, इस तरीके से जाएगा 3 बाय रूट 13 इज इक्वल टू ऑफ cos थीटा, मतलब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3 बाय रूट 13। ये हमने फाइंड किया एंगल्स बिटवीन J एंड वेक्टर A, और J y एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो यही एंगल कहलाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड y एक्सिस। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया, ये आंसर मैच नहीं कर रहा है गिवन ऑप्शन से cos वाले। ये आंसर सही है पर मैच नहीं कर रहा, cos के फॉर्म में नहीं है, तो हमको sin और tan के फॉर्म में निकाल कर चेक करना चाहिए। तो बहुत सिंपल, आप ट्रायंगल बनाइए, ये ट्रायंगल बनाइए, जिसमें थीटा लिखिए। अब cos थीटा यदि आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता तो ये हो गया 3 और ये हो गया रूट 13। परपेंडिकुलर सपोज P, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लीजिए और P की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो आपको पता है p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 13 स्क्वायर। रूट 13 स्क्वायर का मतलब 13, तो ये जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 9 13 माइनस 9, मतलब p इज इक्वल टू 2, क्योंकि p स्क्वायर 4 आ जाएगा तो p 2 हो जाएगा। इसका मतलब sin थीटा जो होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 2 बाय रूट 13, तो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 बाय रूट 13। ये भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब tan थीटा के फॉर्म में देखिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 2 है और बेस 3 है, तो 2 बाय 3, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 बाय 3। और ये आंसर जो है वो मैच कर रहा है बी ऑप्शन से। आंसर तो ये भी सही थे पर ये ऑप्शन में नहीं थे, 10 के फॉर्म में वाला आंसर सही था, इसलिए हमने ये किया। वैसे बच्चों इस क्वेश्चन को आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे,
क्योंकि 2i प्लस 3j था, तो एक तो ये तरीका हो सकता है। एक तरीका ये भी था कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो 2 डायमेंशन में है, तो उससे भी आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता था, आप सीधे सीधे कर सकते थे। मेरे दिमाग में नहीं आया उस वक्त वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। इसका मतलब ये जो है ax2 2i और इस पर रखा हुआ ये यहाँ पर 3j, तो ये होना चाहिए आपका रिजल्टेंट वेक्टर। सपोज मैं इस एंगल को बोलता, यदि इसको थीटा बोलता तो ये थीटा होता, तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है इसका मैग्नीट्यूड 2, इसका 3, यहाँ डायरेक्ट tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 2/3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 और यही थीटा यहाँ का थीटा है, मतलब y एक्सिस और गिवन वेक्टर के बीच का एंगल। ये वेक्टर क्या है 2i प्लस 3j और ये y एक्सिस है। तो आप इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे, वहां पर टाइम बचाने की जरूरत पड़ती है, तो दिमाग में आना चाहिए। जैसे मुझे नहीं आया पर आपको आना चाहिए, तो ऐसे भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिट वेक्टर अलोंग i प्लस j। ये तो बहुत सिंपल है, वेक्टर a बार इज इक्वल टू i प्लस j। इसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ही होती है, आपको पता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन मॉड a, मतलब यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j एंड मॉड a मींस रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मींस रूट 2, ये जाएगा 1/√2i प्लस 1/√2j। यह होना चाहिए। यहां पर मुझे सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल मेड बाय वेक्टर a बार इज इक्वल टू i प्लस d विथ x एक्सिस। अब ये एकदम इजी हो गया, क्योंकि i यूनिट वेक्टर प्लस j ये हो गया, ये होना चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर i प्लस j जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके वेक्टर और x एक्सिस के बीच का एंगल सपोज थीटा, और यही हमको फाइंड करना है। तो डेफिनेटली यहाँ tan थीटा जब आप बोलोगे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको दिख रहा है ये j बोला गया है, मतलब यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसलिए 1/1, तो थीटा इज इक्वल टू 45। बिल्कुल फिफ्थ क्वेश्चन के सेम है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, if p bar is equal to q bar then which of the following is not correct। हमको क्वेश्चन में बोला गया है p बार इज इक्वल टू q बार और हमसे पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो पहले हम करेक्ट ऑप्शन देख लें या इनकरेक्ट, दोनों कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर ऑफ p इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ q। डेफिनेटली यदि p बार इज इक्वल टू q बार, इसका मतलब दो वेक्टर हैं और लाइक वेक्टर हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में, तो इनके जो यूनिट वेक्टर होंगे उनके भी मैग्नीट्यूड 1 होंगे और वो भी सेम डायरेक्शन में होंगे, इसलिए वो इक्वल होंगे और इसलिए वो करेक्ट ऑप्शन है। हमको इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है। सेकंड, मॉड ऑफ p इज इक्वल टू मॉड ऑफ q, करेक्ट। सी p into unit vector of q is equal to q
into unit vector of p। ये भी बच्चों करेक्ट है। डी आंसर जो है उसमें प्रॉब्लम है, उसमें बोला गया p प्लस q इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ p प्लस यूनिट वेक्टर ऑफ q। ये आंसर इनकरेक्ट है और हमको इनकरेक्ट ही सिलेक्ट करना है, इसलिए हमारा आंसर होगा डी। क्योंकि p बार और q बार को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा ऐसा, p बार प्लस q बार, जबकि इनके जो यूनिट वेक्टर होंगे उनके मैग्नीट्यूड 1 1 होंगे, छोटे छोटे से होंगे p और q, उसका यूनिट वेक्टर ऐसा। तो p प्लस q बहुत बड़ा होगा और ये बहुत छोटा होगा मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इक्वल नहीं हो सकते। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर 8 का होना चाहिए डी। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमको करना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 नाइन्थ क्वेश्चन है, इफ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5i plus 0.8j plus ck, then the value of ck is। हमको कोई वेक्टर गिवन है और उसको बोला गया यूनिट वेक्टर, ये बोला गया 0.5i plus 0.8j plus ck, और फिर हमसे c की वैल्यू पूछी जा रही है। जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड यदि हम निकालें तो इस बेसिस पर आना चाहिए 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, लेकिन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, ये 1 और ये रूट ओवर 0.25 प्लस 0.64 प्लस c स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दीजिए, राइट हैंड साइड से स्क्वायर रूट हट जाएगा, इनको ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, 0.89 प्लस c स्क्वायर, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, 1 माइनस 0.89 इज इक्वल टू c स्क्वायर, c इज इक्वल टू रूट ओवर दिस, डेफिनेटली यहाँ पर जाएगा 1.00, डेफिनेटली 90 11 to 11 0.11 is equal to of c। ये आपका आंसर होना चाहिए, जो कि मुझे बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, जो भी टाइम लगता है वो लॉन्ग क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट, यदि एक बार लॉन्ग क्वेश्चंस के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर तो ऑब्जेक्टिव और बहुत स्पीड में करते हैं, इसलिए बच्चों में आप लोग को ना लॉन्ग क्वेश्चन पहले करवाते हैं, दम आ जाती है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन से। इसलिए आप लोग को लगता जरूर है कि वो आप 11 का सिलेबस और 12 का सिलेबस पढ़ रहे हैं, उसमें केवल इतना सा डिफरेंस आता है कि उसमें डिटेल में आप थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ा थ्योरी जो है डेरिवेशंस वगैरह की जरूरत नहीं होती, पर जब उसके क्वेश्चंस आप कर लें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए जो ड्रॉपर्स बच्चे भी होंगे जो इन वीडियोस को देखेंगे, यदि वो चाहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बने तो उनको कंप्लीट 11 और 12 की जो वीडियोस हैं और उनकी जो न्यूमेरिकल मैंने वीडियोस डाल रहा हूँ वो सब करने चाहिए, तब जाकर उनको ये यहाँ पर आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 10, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a bar is equal to 2i plus 3j along the vector I plus j। ये कोई वेक्टर है a बार
हमको गिवन है 2i प्लस 3j, एक कोई ये वेक्टर है b बार i प्लस j। तो इस वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर का सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट, मतलब ये हमको फाइंड करना है। कंपोनेंट का मतलब प्रोजेक्शन ही मान लीजिएगा। तो सपोज ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा, तो डेफिनेटली फर्स्ट वेक्टर का सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो a cos थीटा होगा, और यही हमको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या कीजिए, वेक्टर ए हमको गिवन है 2i प्लस 3j, सेकंड वेक्टर बी गिवन है i प्लस j, और हमारा टारगेट है a cos थीटा फाइंड करना, क्योंकि वेक्टर फर्स्ट वेक्टर का सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आप बोल रहे हैं तो वो a cos, ये जो एंगल बनता है तो हमेशा रिजल्टेंट का वो कंपोनेंट जो एंगल बनाता होता है रिजल्टेंट इनटू cos, मतलब हमको a cos थीटा फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल, हम लोग जानते हैं a डॉट b इज इक्वल टू मॉड a इनटू मॉड b इनटू cos थीटा। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यहां पर लिख सकते हैं 2 into 1 प्लस 3 into 1, और a cos थीटा तो हमको फाइंड करना है इनटू b का मॉड, ये रहेगा रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब रूट 2। ये हो गया बच्चों 5, रूट 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको ये निकल आई a cos थीटा की वैल्यू, और ये आपका आंसर। तो इसका आंसर होना चाहिए 5/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। If a bar is equal to 4i minus 3j and b bar is equal to 6i plus 8j, then magnitude and direction of a bar plus b bar will be। दो वेक्टर गिवन है और हमको जो a प्लस b है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। एक वेक्टर है a बार 4i माइनस 3j, सेकंड वेक्टर है b बार 6i प्लस 8j। हमको बताना मॉड ऑफ a प्लस b and direction of, then magnitude and direction of a plus b will be। मॉड तो डायरेक्ट निकल आएगा और डायरेक्शन ये जाएगा सीधा ऐड करो, टू डायरेक्शन में दिख रहा है, ये जाएगा 10i 4i प्लस 6i 10i प्लस माइनस 3j प्लस 8j प्लस 5j। अब ये वेक्टर ऐसा होगा बच्चों इस डायरेक्शन में 10i x एक्सिस के डायरेक्शन में, और y एक्सिस के डायरेक्शन में ये होगा 5j। तो ये हुआ रिजल्टेंट वेक्टर जिसको आप बोलते हैं 10i प्लस 5j, समझे। तो इसका x एक्सिस के डायरेक्शन सपोज थीटा, तो एकदम इजी हो गया। मॉड क्या होगा, मॉड ऑफ a प्लस b रूट ओवर 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 125। tan थीटा कितना होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/10 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2।
तो आपके जो आंसर्स होने चाहिए वो इनमें से कोई होना चाहिए। अच्छा ठीक है, रूट 125 मतलब 25 इंटू 5 मतलब 5 रूट 5, तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए 5 रूट 5। बी आंसर tan इनवर्स 1/2 बी आंसर। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A particle is simultaneously acted by two forces equal to 4 Newton and 3 Newton. The net force on the particle is, a particle is simultaneously acted by two forces equal to 4 Newton and 3 Newton. The net force on the particle is, तो मुझे तो इसमें जो करेक्ट आंसर दिख रहा है वो डी, क्योंकि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के बीच का एंगल आप चेंज करेंगे तो आपको पता है नेट फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगा, और कितना होगा a प्लस बी, मिनिमम होता है a माइनस बी, तो मैक्सिमम होना चाहिए 7 और मिनिमम होना चाहिए 1। इसलिए 12 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ओरली सॉल्व होंगे, जो आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो आपने पढ़ा है उससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको थ्योरी में भी समझाया कि कभी भी टू फैक्टर्स हैं तो उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट हो सकता है a प्लस बी और मिनिमम हो सकता है a माइनस बी। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स a बार एंड b बार be 120 डिग्री and resultant be c, then c must be equal to mod of a minus b। ओके, तो ये टू वेक्टर्स हैं a बार और b बार, इनके बीच का एंगल है 120। क्या है एंगल 120। प्रॉपर डायग्राम बनाओ ना, 120, और इनका रिजल्टेंट जो बोला गया है वो है सी बार। तो अभी फिलहाल अपन पहले तो अच्छा मॉड a माइनस बी भी पूछ रहे हो, वो बोल रहे हैं कि जो c है वो कितना होगा, निकाल के तो देखो जरा कितना होगा। रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120। भाई आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है ना बच्चों, हैं cos 120। cos 120 का मतलब 180 माइनस 60, cos 180 माइनस 60 का मतलब माइनस cos 60। तो कैसे निकाल रहा हूं मैं, तो 11 के जो वीडियोस उनमें फर्स्ट वीडियो ASTC मेथड की हेल्प ले रहा हूं मैं, डायरेक्ट आप वहीं से एंगल निकाल सकते हो। ये जाएगा माइनस cos 60, cos 60 मींस बच्चों हाफ, माइनस हाफ। तो ये यहाँ पर जो वैल्यू रखोगे, तो मेरी तो इच्छा होती है बार बार थोड़ा सा डायरेक्ट बोलूं, पर आप लोग के कारण मुझे थोड़ा सा करना पड़ता है कि ऐसा ना हो आपको दिक्कत जाए। पर इतना आप कर सकते थे ब्रेन में, यहाँ से 2 2 कैंसिल जाएगा, माइनस यहाँ, तो c इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये हो गया 1। यदि मैं आपसे पूछूं a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आप a माइनस बी होल स्क्वायर क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर, अभी मैंने a माइनस बी लिखा है तो आप रूट लगा देंगे,
ये हो जाएगा बच्चों 2। अब आपको क्लियर दिख रहा है? अरे यहाँ पर तो बोर्ड पर जगह नहीं है, ऐसे में तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चों मैंने एक जगह बनाई है बोर्ड पर, क्योंकि आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। तो फिलहाल आपने यहाँ रिजल्टेंट सी की वैल्यू फाइंड की है, √a² + b² - ab। इसको आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि a - b कितना होगा, तो आप बोलोगे a² + b² - 2ab। यदि मैं यहाँ पे स्क्वायर हटा दूं तो आप रूट लगा देंगे, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यदि आप देखें तो यहाँ पर a² + b² में से आप मात्र सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ab, जबकि यहाँ पर a² + b² में से कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 2ab, ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो स्वाभाविक ये रिजल्ट कम आएगा भाई। 100 में से यदि आप 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 90 आएगा, और 100 में से 2 × 10 मतलब 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 80 आएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि √a² + b² - ab ये ग्रेटर होगा √a² + b² - 2। यदि मैं दोनों की केवल राइट हैंड साइड पर ध्यान दूं तो मुझे ये वैल्यू बड़ी दिखाई दे रही है और ये वैल्यू छोटी दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें भी आप a² + b² में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और इसमें भी आप a² + b² में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ कम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए ये जो वैल्यू है वो लेस होगी। तो ये जो दिख रहा था आपका √a² + b² - ab, ये एक्चुअल में किसके इक्वल है? c के। तो इसको आप लिख सकते हैं c इज ग्रेटर देन, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं a - b। मतलब हमने प्रूव किया कि जो c है वो ग्रेटर होगा a - b से। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों होना चाहिए 13 का सी। अब आप लोग को दिक्कत ना हो, और मैं बाहर के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए बच्चों में बीच बीच में थोड़ा रिकॉर्डिंग को पॉज करके बोर्ड को साफ कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए बच्चों, फिर अपन आगे स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14। ये 14 जितने बच्चे जो अब इस वीडियो को देख रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों को फायदा तो मिलेगा, पर बच्चों इसके पीछे मेरे कुछ अपने पर्सनल बच्चे हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है। वो बराबर में मेरे सामने बैठ के पढ़ते थे, और ये वीडियो बनता था, मैं उनको बताता था कि बच्चे बहुतों के काम आएगा। तो आज मुझे लगता है आप लोग को उनके बारे में भी सोचना चाहिए, जिन बच्चों के कारण मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। अब मैं उन सबके नाम तो नहीं ले सकता हूँ, पर ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है। एक लड़की है जावेरी, श्रद्धा, ऋषिता, निवेदिता, आयुषी, श्रेया, है ना, कुलदीप, अमनदीप, हिमांशु। ये मेरे कुछ बच्चे हैं जो मुझे सुबह सुबह सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो इस टाइम पे वो बेचारे आ जाते हैं और पढ़ते हैं। इस तरह से बहुत सारे बच्चों का फायदा होगा तो हम लोग भी हेल्प करेंगे। उनका तो फायदा हो ही रहा है बच्चों का जो पढ़ रहे, पर आप लोग के भलों के लिए इनने भी काम किया है मेरे साथ। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स व्हिच कम्स ऑन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर व्हिच कम्स ऑन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अरे ये तो बहुत ही सिंपल हो गया यार। ये वेक्टर a बार और ये हो गया 6i + 7j, ठीक है।
वेक्टर b बार इज इक्वल टू 3i प्लस 4j। तो हमको क्या करना है, इनके एडिशन का जो है मैग्नीट्यूड फाइंड, a प्लस b करना है या बच्चों, तो मैग्नीट्यूड 6 प्लस 3 9i, 7 3 4 11 j। अब मॉड ऑफ a प्लस b फाइंड करना है, रूट ओवर 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, मॉड ऑफ a प्लस b रूट ओवर 81 प्लस 121। इसको सॉल्व करोगे बच्चों आंसर आ जाएगा, एक तो मुझसे सॉल्व करते नहीं बनता है, 1 1 2 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, रूट ओवर 202। ये 202 की तो बंदूक आती थी भाई पहले, वही वाला आंसर आया। 15 क्वेश्चन नंबर 15, following sets of forces, three forces acts on a body whose resultant cannot be zero। अब इसमें तो आपको सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। क्या होता है बच्चों कि रिजल्टेंट के लिए सबका वेक्टर सम 0 होना चाहिए, समझे, वेक्टर सम जो है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई टू वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो थर्ड वेक्टर के इक्वल होना चाहिए। देखो यदि ये कोई बॉडी है तो उसको एक वेक्टर ये है a बार, एक वेक्टर ये है b बार, यदि इन दोनों का रिजल्टेंट थर्ड वेक्टर के इक्वल हो जाए तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ऐसा ही हमको यहाँ पर करना है कि थ्री फोर्सेस बोला गया है। तो क्या है बच्चों, देखो फर्स्ट वाले में केस में आपको बोला गया है 10 10 10, यदि ये 10 होता, ये 10 होता और यदि ये 10 होता तो इन दोनों का रिजल्टेंट 10 होना चाहिए, तभी वो इसको कैंसिल करेगा। तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट 10 हो सकता है? तो हमको मालूम है इन दोनों का मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 प्लस 10 20, और मिनिमम कितना हो सकता है 0। यदि ये दोनों फोर्स को सेम डायरेक्शन में लगा देंगे तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 20, और यदि इन दोनों फोर्सेस को एक दूसरे के अपोजिट लगा देंगे तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, मिनिमम 0 हो जाएगा। मतलब ये जो टू फोर्स है इनसे रिजल्टेंट 0 से लेके 20 तक कुछ भी हो सकता है, तो 10 भी हो सकता है, हमको तो 10 चाहिए। यदि इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में 10 हो जाए और थर्ड फोर्स को, इन दोनों का रिजल्टेंट 10 हो जाए और थर्ड फोर्स को हम इस रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट लगा देंगे, नेट फोर्स 0 बन जाए। तो मतलब यहाँ तो पॉसिबल है। बाकी में देखें 10 10 20, तो ये है 10 और ये है 20, तो निश्चित रूप से इनसे मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 प्लस 20 30, और मिनिमम हो सकता है 10। भाई इन दोनों फोर्सेस को क्या करो, सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर दो, 10 और 20, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों 30। यदि इन्हीं में से एक को 20 को इस साइड लगा दें और 10 अपोजिट, तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा 10। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 10 से लेकर 30 कुछ भी हो सकता है। तो हमको यहाँ पर ये बोला गया है 10 10 20, तो 10 10 20, तो 10 भी हो सकता है और थर्ड, तो थर्ड फोर्स जो बचा है वो 10। मतलब इन दोनों का जितना रिजल्टेंट होगा हम थर्ड को अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो इससे भी हो सकता है। फिर थर्ड वाले को देखो बच्चों, 15 क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन 10 20 23। तो फर्स्ट 10 और 20 से मैक्सिमम कितना हो सकता है 30, और मिनिमम कितना हो सकता है 10। 10 से लेकर 30 कुछ भी हो सकता है, तो 23 भी बन जाएगा।
हम जो थर्ड बचेगा 23 उसको अपोजिट लगा देंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इससे भी पॉसिबल है। डी डी ऑप्शन में देखो 10 20 40, तो ये आंसर होना चाहिए। इनसे जो है नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टू पेयर देख लो 10 और 20, इनका मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है? 30 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। आप इन फोर्सेस को यदि सेम डायरेक्शन में भी लगा दोगे ना किसी बॉडी पर, यदि ये बॉडी पर आप 10 भी लगा दो 20 भी लगा तो भी टोटल फोर्स 30 बनेगा। अब जो थर्ड फोर्स है वो 40 दिया हुआ है, ये 30 इस 40 को बैलेंस नहीं कर पाया, कैंसिल नहीं कर पाया, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। फिर क्वेश्चन नंबर 16, if vectors p, q and r have magnitude 5, 12 and 13 units and r bar it is the resultant of p and q, the angle between q and r, हमको फाइंड करना है एंगल बिटवीन q and r। तो यहाँ पर ये जो मैंने समझाया इसका तो कोई मतलब नहीं, गलत कर देना हूँ, और ये आप समझ गए हैं 15 का करेक्ट आंसर होना चाहिए एक्चुअली में डी। तो मुझे यहाँ पे जगह मिल जाएगी तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 बनाऊंगा। तो 16 क्वेश्चन में P plus Q is equal to R, ये P है, हमने एक वेक्टर Q है और इनका रिजल्टेंट है R। बोला है P plus Q is equal to R। हालांकि P का मैग्नीट्यूड बोला गया 5, Q का मैग्नीट्यूड 12 और इसका बोला गया 30। हमको फाइंड करना है एंगल बिटवीन Q एंड R। ओके, एक चीज बताओ बच्चों, हम जब A डॉट B करते थे तो क्या आता था? ए बी कॉस थीटा। वहां थीटा क्या था? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। हमको यदि फाइंड करना है एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, तो हमको क्या निकालना चाहिए? क्यू डॉट आर। अब क्यू डॉट आर आप कैसे बनाओगे? क्योंकि हमको मालूम है कि क्वेश्चन में बोला P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, तो कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि Q डॉट आर वाली टर्म बन जाए। कैसे बनेगी मैं बताता हूँ। इस Q को आप ट्रांसफर कर दो तो आर बार माइनस क्यू बार हो जाएगा। अब P डॉट P निकालो तो P डॉट P का मतलब हो जाएगा आर बार माइनस क्यू बार डॉट आर बार माइनस क्यू बार। मैं बोल रहा हूँ बच्चों जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पक्का है आर डॉट क्यू वाली टर्म बनेगी। तो ये P डॉट P क्या जाएगा? P स्क्वायर। क्यों बनेगा P स्क्वायर? क्योंकि ये दोनों लाइक वेक्टर्स हैं सेम डायरेक्शन में। भाई एक वेक्टर P है, दूसरा वेक्टर भी P है, दोनों सेम है। A डॉट P होता है तो हम A डॉट A बोलेंगे तो क्या होगा? A into cos 0। cos 0 बच्चों 1, क्योंकि सेम डायरेक्शन है इसलिए ये A स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर P डॉट P क्या होगा? P स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो R डॉट R। यहाँ पर R इंटू R कोई मतलब नहीं होता है, आपको प्रॉपर डॉट क्रॉस बोलना पड़ेगा। यदि डॉट लगा तो डॉट बोलना पड़ेगा। R डॉट R माइनस R डॉट Q माइनस Q डॉट R प्लस Q डॉट Q। अब यदि इसको अपन सॉल्व करें, मैंने बोला था तुम लोग को कि वो टर्म आएगी, एंगल फाइंड करना ना बिटवीन Q एंड R।
आधी को टर्म थोड़ा सा इसको और सॉल्व करो, p स्क्वायर इज इक्वल टू r डॉट r को बच्चों आप लोग लिख सकते हो r स्क्वायर माइनस r डॉट q को आप लिख सकते हो q डॉट r, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, अपन ने थ्योरी में पढ़ा है। जब मैंने पढ़ाया था तो उस वक्त सोच रहे हो क्या मतलब है इसका, अब क्वेश्चन में समझ में आ रहा है क्या मतलब है। भाई a डॉट इज इक्वल टू b डॉट a, मतलब b डॉट इज इक्वल टू a डॉट b, तो r डॉट q को क्या लिख सकते हो आप q डॉट r, यहाँ माइनस q डॉट r प्लस q डॉट q क्या होगा बच्चों q स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइक वेक्टर्स। ये देखो माइनस q डॉट r ट्रांसफर करोगे तो q डॉट r स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। q डॉट r क्या होगा बच्चों q इंटू r इंटू cos थीटा r स्क्वायर, अरे ये ट्वाइस कहाँ गया था ना, लिखो ना 2 r स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो cos थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन 2qr। इसमें यदि हम वैल्यू रख देंगे तो एंगल आ जाएगा बिटवीन q एंड r, तो ये जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर बच्चों 13 स्क्वायर, q स्क्वायर 12 स्क्वायर, p स्क्वायर 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 13 इंटू 12। इसको सॉल्व करें, cos थीटा इज इक्वल टू 13 मेरे ख्याल से 169 होता है शायद, ट्वेल्व स्क्वायर 144 होता है, ये 25 होता है, ये हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 12। इसको सॉल्व करें तो cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 169 माइनस 25, 9 में से 5 4 140 पूरी आएगा, मतलब ये जाएगा 2 इंटू 144 जाएगा, तो यहाँ 144 आएगा और प्लस 144 ही है, दोनों को ऐड करो तो 3 आएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 13 इंटू 12, 12 से ये फिर 12 हो गया, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 12 बाय 13 हो गया, और ये आ गया आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होना चाहिए था सी ऑप्शन, सी ऑप्शन